हेलो, मैं हूं हरप्रीत। आज हम बात करेंगे सेकंड बेबी के बारे में कि बहुत से लोगों को, बहुत से पेरेंट्स ये क्वेश्चन भी करते हैं कि सेकंड बेबी में कितने चांसेस रहते हैं ऑटिज़म के। अगर आपके फर्स्ट चाइल्ड को ASD है तो सेकंड चाइल्ड में क्या ऑटिज़म पॉसिबल है, या फिर बच्चा बिल्कुल ठीक होगा, या फिर सिर्फ किसी तरह की कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी। आज इसी के बारे में मेरा ये वीडियो है। इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी सही डिसीजन लेने में, क्योंकि ये वीडियो आपको हेल्प करेगा सही गाइडेंस देने में कि ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना है जब आपके पास ऑलरेडी एक बच्चा ASD है जिसे ऑटिज़म है। मैंने बहुत से पेरेंट्स देखे हैं, इवन कि जितने भी मैं लोगों से मिली हूँ, जिन बच्चों को ASD रहता है, अगर वो फर्स्ट चाइल्ड है तो लोग सेकेंड बेबी प्लान नहीं करते हैं। बहुत से ज़्यादातर केसेस मैंने यही देखे हैं कि वो एक ही बच्चे पर ध्यान देने के लिए या फिर इस डर की वजह से कि कहीं दूसरे बच्चे को ऑटिज़म ना हो, मदर दोबारा कंसीव नहीं करती है, इस वजह से कि कहीं बच्चे को कोई इशू ना हो, क्योंकि उनके फर्स्ट चाइल्ड में इशू है। इस सवाल के चलते भी काफ़ी बच्चों की लाइफ भी इससे अफेक्ट होती है और पेरेंट्स की भी, क्योंकि जब सिबलिंग एक लाइफ में रहता है तो उससे ज़िंदगी काफ़ी आसान हो सकती है, आपकी भी और बच्चों की भी। क्योंकि जितना सिबलिंग को देखकर आपके बच्चे सीखते हैं, ASD बच्चे, उतना दूसरों से देखकर, आपको देखकर नहीं सीखते हैं। थोड़ा सा एज गैप होने की वजह से बच्चे एक दूसरे के साथ जल्दी घुल मिल जाते हैं और इस वजह से वो अपने बहन या भाई को देखकर, अपने सिबलिंग्स को देखकर बहुत कुछ सीख भी लेते हैं। लेकिन हम उनसे वो अपॉर्चुनिटी छीन लेते हैं ये डिसीजन लेकर कि हमें सेकेंड चाइल्ड नहीं चाहिए, क्योंकि इस डर की वजह से कि कहीं बच्चे को ऑटिज़म ना हो या दूसरी कोई डिफ़िकल्टी ना हो। यहाँ पर ये कुछ कन्फ्यूजन मैं क्लियर करना चाहूँगी पेरेंट्स की कि अगर आपके एक बच्चे को ASD है तो 10% तक चांसेस होते हैं कि आपके दूसरे बच्चे को भी ऑटिज़म हो, क्योंकि हर बच्चे को ऑटिज़म हो 100 में से अगर 10%, नॉर्मली देखा जाए तो 1% चांस होते हैं जिनके पहले बेबी को ऑटिज़म है, उसमें 10% तक चांसेस होते हैं सेकेंड चाइल्ड में ऑटिज़म होने को। 10% चांस भी जो है वो 6 to 10 तक मानकर चलिए आप, क्योंकि हमेशा ऐसा नहीं होता है। मैंने बहुत से केसेस अपनी लाइफ में देखे हैं, इवन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। मेरे 2 बेटे हैं जिसमें मेरे फर्स्ट चाइल्ड को ऑटिज़म है और सेकंड न्यूरोटिपिकल है, एंड उसने रिसेंटली ही 10th पास आउट किया है विद 96% मार्क्स। तो ये क्रिटेरिया नहीं रहता है कि अगर आपके बच्चे को फर्स्ट को ऑटिज़म है तो आपका सेकंड बेबी है उसको कोई प्रॉब्लम होगी या उसको ऑटिज़म होगा या उसको लर्निंग डिसेबिलिटी होगी। ये एक मन में धारणा बना लेना ये गलत है, क्योंकि ऑटिज़म को लेकर बहुत सी मिसकंसेप्शंस भी रहती हैं लोगों की। उस सभी चीज़ों को सॉर्ट आउट करना और अपने माइंड को फ्री रखना ये बहुत ज़रूरी है। अब मैं बात करूँगी दूसरे बेबी में जो चांसेस रहते हैं वो किस वजह से ऑटिज़म आ सकता है। कुछ ऐसे साइंटिफिक चीज़ें रहती हैं जो हमें देखने की ज़रूरत होती है, कौन सी ऐसी वजह हैं जो ऑटिज़म की वजह बनती हैं। ऑटिज़म के कारण में बताया जाता है कि ऑटिज़म की वजह रहती है कुछ जेनेटिक और या एनवायरमेंटल फैक्टर, लेकिन ज़्यादा केसेस में देखने में आया है कि ऑटिज़म जेनेटिक से ज़्यादा एनवायरमेंटल डिसऑर्डर है, क्योंकि एनवायरनमेंट से ज़्यादा अफेक्ट होता है। बच्चों को स्क्रीन टाइम देने की वजह से ऑटिज़म केसेस का लगातार जल्दी बढ़ जाना ये सीधा इंडिकेट करता है कि बच्चों में ऑटिज़म का जो रीज़न है उसको एनवायरमेंटल फैक्टर्स बहुत अफेक्ट करते हैं कि बाहर से उसको कैसा इनपुट मिल रहा है। लेकिन सीधा सिर्फ ये कह देना कि बच्चे को सिर्फ एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से ऑटिज़म है ये भी गलत होगा। बच्चे का जेनेटिक टेस्ट करवाना बहुत ज़रूरी है ताकि हमें पता चल जाए कि कोई ये वजह तो नहीं है कि एक जो बच्चे को जिसको पहले ASD है उसका कुछ जेनेटिक वजह से ASD था उसको हुआ, या फिर कोई और वजह थी। अगर आपके और आपके लाइफ पार्टनर में कोई फैमिली हिस्ट्री में कोई डिसऑर्डर है किसी भी तरह का तो डॉक्टर से ज़रूर बताएं जब आप चाइल्ड प्लान कर रहे हैं। जेनेटिक कॉज 5 to 14% तक रिस्पॉन्सिबल रहते हैं ASD के लिए। जेनेटिक टेस्टिंग और जेनेटिक काउंसलिंग ASD के कारणों को जानने के लिए की जाती है। अगर टेस्ट क्लियर आता है और आप अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं इस बारे में, तो आप सेकंड चांस इजीली ले सकते हैं। आपको किसी तरह की घबराने की ज़रूरत नहीं है। बॉयज़ में गर्ल्स से 4 गुना ज़्यादा चांसेस रहते हैं ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर होने के। अगर कोई ऐसी फैमिली हिस्ट्री नहीं भी है और आपको लगता है कि आपके बच्चे में कुछ मिसिंग है तो अपने डॉक्टर से ज़रूर बताएं। दूसरी एक चीज़ रहती है जो बच्चों में एज गैप की बात करूँगी यहाँ, जो बच्चों में एज गैप ज़्यादा रहता है, जिन बच्चों में कम से कम बच्चों में 3 से 4 साल तक का डिफरेंस
बताया जाता है साइंटिफिकली कि 3 से 4 साल का गैप होना ज़रूरी है अगर बच्चों में ASD के चांस को कम करना चाहते हो आप, क्योंकि अगर बच्चे जल्दी हो जाते हैं साथ तो डिफरेंस जितना कम रहता है उतना ऑटिज़म के चांसेस उनमें ज़्यादा रहते हैं। यहाँ पर एक चीज़ है कि जो बच्चे ट्विंस जहाँ पर होते हैं वहाँ पर ऑटिज़म के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। अबाउट 60% तक चांसेस होते हैं आपके ट्विंस जब बच्चे हैं तो दूसरे बेबी को भी ऑटिज़म होने के। एक और चीज़ जो रहती है कि उसको ये ज़रूरी नहीं है कि ऑटिज़म हो, उसको लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकती है, उसको कोई और इशू हो सकता है, लेकिन इश्यूज़ हो सकते हैं, ये पॉसिबल है। यहाँ मैं यह चीज़ एक मेंशन करना चाहूँगी, साइंटिफिकली इस बात को माना गया है, लेकिन अगर मैं बात करूँ अपने बच्चों की तो मेरे बच्चों में, दोनों बेटों में 2 साल का भी पूरा अंतर नहीं है, तो इसलिए एक ये धारणा मानकर भी चलना गलत है, लेकिन हमें फिर भी साइंटिफिकली जो कही बात है उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। शायद उस वक्त मैं ये नहीं जानती थी कि ऐसा कुछ होता है, साइंटिफिकली चीज़ों को समझना या ऑटिज़म मुझे पता ही नहीं था कि मेरे फर्स्ट चाइल्ड को ऑटिज़म है, इस वजह से मुझे ये चीज़ें पता नहीं थी, मैं अवेयर नहीं थी इन चीज़ों को लेकर। लेकिन अगर आप सेकंड बेबी प्लान कर रहे हैं तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब इसके बारे में मैं बात करूँगी, जो एक और चीज़ अफेक्ट करती है वो है जेंडर। अगर बच्चा आपका पहला बेटा है और सेकंड बेटी है, उससे भी फ़र्क पड़ता है कि बच्चे के ऑटिज़म के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं दूसरे बेबी में। लेकिन यह भी ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ बेटी होने की वजह से ही चांसेस कम होंगे। मैंने बहुत से केसेस देखे हैं, मैंने डॉक्टर्स देखे हैं जिन्होंने बाद में 2-2 बेटे जिनके हुए और दोनों को ही ऑटिज़म नहीं है। तो एक इस धारणा को मानकर एक डिसीजन लेना अपनी लाइफ का बहुत बड़ा पूरी तरह से गलत है। इसके अलावा एक और चीज़ जो अफेक्ट करती है, जो कारण बन सकती है या जो अफेक्ट करती है ऑटिज़म में, जब आपने कंसीव किया है तो हमें फर्स्ट मंथ से ही या उससे भी पहले विटामिन्स लेने की ज़रूरत होती है। जो विटामिन्स हमें फॉलिक एसिड के रूप में, जो फॉलिक एसिड हमें मिलता है, ये ब्रेन की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जो भी विटामिन्स बी है या अदर जो विटामिन्स रहते हैं, उस टाइम पर वो हमारे बेबी की रक्षा करते हैं इन डिसऑर्डर्स के साथ में, क्योंकि वो लड़ने की शक्ति देते हैं इन डिसऑर्डर्स के साथ में और ब्रेन की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। जब हम ये चीज़ ले रहे हैं, ये विटामिन्स ले रहे हैं, तो उसका भी एक बहुत अच्छा असर रहता है हमारे बच्चे पर कि अगर फर्स्ट मंथ से ही हमें स्टार्ट कर दिया है या उससे भी पहले हमें स्टार्ट कर दिया है तो बहुत हद तक चांसेस रहते हैं कि आपके बच्चे को ASD नहीं होगा। अर्ली प्रीनेटल विटामिन्स लेने से आपके साथ साथ आपके बच्चे की भी हेल्थ अच्छी रहती है, क्योंकि यह एक रिसर्च में, एक स्टडी में यह चीज़ कंफर्म हुई है कि जो पेरेंट्स, जिन मदर्स ने फर्स्ट मंथ से शुरू किया, तो जिन्होंने 3rd-4th मंथ के बाद शुरू किया, उनके कंपैरिजन में ऑटिज़म के चांसेस उन मदर्स में काफ़ी कम रहे। और दूसरा जो डिफरेंस रहा कि अगर ASD आया भी तो उसकी सीवियरिटी कम आई और उसमें कॉग्निशन, उनके कॉग्निटिव स्किल्स अच्छी हैं उन बच्चों की, उनके मेमोरी स्किल्स अच्छे हैं जिन्होंने विटामिन्स फर्स्ट मंथ से स्टार्ट कर दिया। अब मैं यहाँ पर कुछ और चीज़ें बताना चाहूँगी कि इस सब के, ये तो थी साइंटिफिक बातें कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन इन सबसे ऊपर एक चीज़ और होती है, वो होती है आपकी पॉजिटिविटी। अगर आपके मन में किसी तरह का भी स्ट्रेस है तो फर्स्ट बेबी को भी ऑटिज़म हो सकता है। यू नेवर नो, आपके कोई भी बच्चा नहीं है और फर्स्ट बेबी को ऑटिज़म है तो वो कहाँ से आया, उसका क्या कारण है। यह नहीं कि वो कोई और उससे पहले था, ऐसा कुछ नहीं है। आपका स्ट्रेस फ्री रहना ज़रूरी है। मोस्ट ऑफ द मदर्स मैंने देखा है, जिन मदर्स जिनको स्ट्रेस से गुजरी हैं, जो उन्हें, उनके बच्चों को ऑटिज़म के चांसेस रहते हैं। ऐसे में जब हम सेकंड चाइल्ड प्लान कर रहे हैं, अगर आप प्रेग्नेंट हैं तब भी आप इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखिए कि आप स्ट्रेस फ्री रहें, पॉजिटिव रहें। चाहे सिचुएशन कैसी भी है, आपको अपने बच्चे के लिए खुश रहना है। मुझे आज भी याद है, बहुत पहले मेरे पास अमृतसर से एक लेडी आई और अपनी बहू के साथ में आई, तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरे ग्रैंड डॉटर को ऑटिज़म है। सिर्फ इस वजह से उन्हें लगा कि उस टाइम पर अंतरा एक सीरियल आता था जिसमें ऑटिज़म, एक बच्ची को ऑटिज़म था और मदर, जो उनकी डॉटर इन लॉ थी, उसने मन पर ये बात ले ली कि कहीं मेरे आने वाले बच्चे को ऐसा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये एक चीज़, नेगेटिविटी मन में लेकर आना और एक स्ट्रेस रहना, ये चीज़ें भी आपके बच्चे पर बुरा असर डाल सकती हैं। इसीलिए खुद को खुश रखना, पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है कि जो भी होगा सब अच्छा होगा।
ये चीज़ अगर आप मानकर चलते हैं तो रिज़ल्ट डेफिनेटली पॉजिटिव ही होंगे। इन सभी साइंटिफिक बातों को अगर छोड़ दिया जाए और इन सब चीज़ों को छोड़ दिया जाए तो एक चीज़ जो है वो सबसे ऊपर है, ईश्वर, जिसे हम सब मानते हैं। मैंने अपने सेकंड बेबी के टाइम पर अपने पाठ जिसे हम करते हैं, मैंने वो करती थी और डेली मैं क्या करती थी, एक मन में था कि मुझे ये करना है। हालांकि मुझे फर्स्ट चाइल्ड के ऑटिज़म के बारे में उस वक्त कोई पता नहीं था, लेकिन मुझे ये था कि अगर मेरा सेकंड बेबी हो तो मुझे लगता था कि वो एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बने, ये एक चीज़ थी मन में। तो मैंने स्टार्ट किया और मुझे उसका असर दिखता है कि इतनी मुश्किलों के बावजूद भी उसको सेम एनवायरनमेंट मिला, उसको सेम सब कुछ मिला और सेम उसके पेरेंट्स हैं, एवरीथिंग सेम है और गैप भी कम है और वो जेंडर भी सेम है, लेकिन फिर भी वो न्यूरोटिपिकल चाइल्ड है। जब आपकी लाइफ में एक न्यूरोटिपिकल बच्चा रहता है सिबलिंग के रूप में, तो उससे आपको काफ़ी मदद मिलती है। आपके बच्चे उसे देखकर बहुत कुछ सीखते हैं, वो उनके लिए एक सहारा ढूंढते हैं, उसमें वो अपने दोस्त को ढूंढते हैं। इसके साथ ही उनके साथ खेलने के लिए एक साथी, जो कि नॉर्मल बच्चों से, बाकी बच्चों से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि वो आपके बच्चों को एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन एक सिबलिंग बहुत अच्छे से अपने भाई बहन को एक्सेप्ट करता है खुले दिल के साथ में और आपसे सीखता है कि किस तरह से उसका ख्याल रखना है। तो ये चीज़ जो है अपने मन से निकाल देना, इस चीज़ को मत रखिए, क्योंकि जो ईश्वर है उस टाइम पर अगर आप उसको याद कर रहे हैं तो वो भी आपको रखता है कि हाँ मुझे करना है। क्योंकि जब आप स्ट्रेस होते हैं बहुत ज़्यादा, जब आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं, नाराज़ हैं, उस टाइम पर अगर आप कुछ देर के लिए ईश्वर को याद करते हैं तो बिलीव मी, आप खुद में एक स्ट्रेंथ पाते हैं और वो स्ट्रेंथ आप में होनी बहुत ज़रूरी है अपने बच्चे के लिए, ताकि उसे कोई ऐसी प्रॉब्लम से वो दूर रखे। ईश्वर वो खुद दूर रखते हैं जब आप खुद उसको याद रखते हैं। तो ये जब चीज़ें आप करते हैं अपनी लाइफ में, क्योंकि ये मेरी पर्सनल लाइफ का एक्सपीरियंस है जिसे मैं आपके साथ शेयर करना ज़रूरी इसलिए समझती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि जब सभी रास्ते हमें लगता है कि बंद हो चुके हैं, तो हमें कही हुई बातों पर यकीन ना कर अपने अंदर की बात को सुनना चाहिए कि हमारा मन क्या कह रहा है। अगर आपका मन साथ दे रहा है और आपका मन कह रहा है कि आपको करना चाहिए, तो आप ज़रूर वो चांस लें, क्योंकि सिबलिंग्स की ज़रूरत बिलीव मी बच्चों को बहुत ज़्यादा होती है। बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं, एक बॉन्डिंग उनकी बनती है, एक डेवलपमेंट जो उनमें होती है। मैंने देखा है सिबलिंग्स बहुत केयरिंग भी होते हैं। अगर एक बच्चे को आपके ASD सिर्फ इस वजह से कि उन्हें पता है कि मुझे इस टाइम पर अपने पेरेंट्स का सहारा बनना है, अपने भाई और बहन को समझना है। अगर आपके फर्स्ट चाइल्ड को ASD है तो सेकंड चाइल्ड को क्लोजली ऑब्जर्व कीजिए स्टार्टिंग से ही, और साथ ही उसकी स्क्रीनिंग करवाना भी ज़रूरी है। एक नूर जब बहुत छोटा था तो उसे शिकायत रहती थी कि मैं गुरजोत से ज़्यादा प्यार करती हूँ और उसका ज़्यादा ख्याल रखती हूँ, लेकिन धीरे धीरे वह इन चीज़ों को समझने लगा कि उससे ज़्यादा ज़रूरत मेरी गुरजोत को है। याद रखिए, ये रिश्ता वक्त के साथ और मजबूत होता जाता है। उम्मीद करती हूँ कि ये चीज़ें आपको हेल्प करेंगी और एक सही डिसीजन लेने में हेल्प करेंगी। थैंक्स फॉर